तो देखिए, चुनाव जीतना राजनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। डेटा का इस्तेमाल करके एक असरदार, जन केंद्रित शासन देना। ये जो पूरा विश्लेषण है, ये सिर्फ चुनावी गणित के बारे में नहीं है, बल्कि असम के पलाशबाड़ी में शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करने के बारे में है। हमारा पूरा फोकस पलाशबाड़ी विधानसभा क्षेत्र पर है। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले सबसे जरूरी होता है उस जमीन को समझना, वहां के लोगों को और उनके असल मुद्दों को समझना। ये नक्शा हमें उसी भौगोलिक संदर्भ की याद दिलाता है जहां ये सब हो रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं कि हम इस सफर में आगे कैसे बढ़ेंगे। हम जमीनी हकीकत को समझने से शुरू करेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, एक रणनीतिक ढांचा तैयार करेंगे और अंत में एक एक्शन प्लान देखेंगे। ये एक तार्किक सफर है जो डेटा से शासन तक जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत आंकड़ों से नहीं, शुरुआत होगी लोगों से, उनकी असल चिंताओं से, क्योंकि राजनीति की नींव हमेशा लोग ही होते हैं। पलाशबाड़ी के लिए ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, ये जीवन रेखा भी है और एक लगातार बना हुआ खतरा भी। नदी किनारे बसे गांव में सालों से तटबंध और राहत की मांग उठ रही है, जो आज भी अधूरी है। ये कोई चुनावी वादा नहीं, ये जिंदगी और आजीविका का सवाल है। और ये सिर्फ नदी की बात नहीं है। जब हम शहरी इलाकों से दूर जाते हैं तो सड़कों, स्कूलों और यहाँ तक कि बिजली, पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। खास तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में विकास का ना पहुंचना एक बहुत बड़ी शिकायत है। लोगों की आर्थिक चिंताएं भी कुछ कम नहीं है। एक तरफ छोटे किसान हैं जिन्हें कर्ज में मदद की जरूरत है, और दूसरी तरफ है नौजवान जिनके पास स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं है और इसी वजह से उन्हें पलायन करना पड़ता है। अब इन जमीनी मुद्दों को यहाँ की डेमोग्राफी यानी आबादी की बनावट के साथ देखना बहुत जरूरी है। पलाशबाड़ी में करीब 84% हिंदू आबादी है, 14% मुस्लिम और साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति का भी एक अहम हिस्सा है। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये जान सके कि अलग अलग समुदाय इन दिक्कतों को कैसे महसूस करते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आता है। देखिए, जानकारी के आधार पर सार्वजनिक बहस करना एक जिम्मेदारी है। हर वोटर को सम्मान का अधिकार है और हर उम्मीदवार का ये फर्ज बनता है कि वो सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों के साथ बात करे। तो चलिए अब जमीनी हकीकत से आगे बढ़ते हैं और उन आंकड़ों को देखते हैं जो पिछले चुनावों ने हमें दिए हैं। याद रखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लोगों की सामूहिक आवाज है। ये नंबर देखिए, 39,670। ये 2021 के चुनाव में जीत का अंतर था। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि विपक्ष के सामने चुनौती कितनी बड़ी है। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फासला है जिसे पाटना होगा। और ये बार चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। 2021 में बीजेपी को मिले करीब 52% वोट, जबकि कांग्रेस लगभग 21% पर ही रह गई। असम जातीय परिषद की मौजूदगी ने भी वोटों को बांटा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो है बीजेपी का दबदबा। अगर हम पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। 2011 में मुकाबला बहुत कड़ा था, सिर्फ 680 वोटों का फर्क। लेकिन 2016 और 2021 में बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की। एक और चीज, यहाँ वोटर टर्नआउट हमेशा काफी ज्यादा रहा है, जो दिखाता है कि यहाँ के वोटर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। लेकिन सिर्फ इन ऊपरी नंबरों को देखना काफी नहीं है। हमें गहराई में जाके उन ताकतों को समझना होगा जिन्होंने पलाशबाड़ी की आज की राजनीतिक हकीकत को बनाया है। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं बल्कि दशकों के बदलाव की है। ये 30 साल का डेटा एक बहुत ही नाटकीय कहानी बताता है। देखिए, 2011 तक बीजेपी का वोट शेयर यहाँ ना के बराबर था, लेकिन 2016 में जैसे कोई राजनीतिक भूचाल आया और ये सीधा 62% तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर पिछले एक दशक से 20-21% के आसपास ही अटका हुआ है। ये एक जबरदस्त और निर्णायक बदलाव था। तो इस पूरे डेटा से हम क्या समझे? पहली बात, बीजेपी के वोटों में एक जबरदस्त उछाल। दूसरी, कांग्रेस का वोट शेयर एक जगह रुक सा गया है। और तीसरी, यहाँ उम्मीदवार की वफादारी हमेशा पार्टी से नहीं रही है। लेकिन सबसे अहम बात, ये सिर्फ चेहरों का खेल नहीं है, ये हिंदू वोटों के एकीकरण और हाई वोटर टर्नआउट जैसे बड़े ट्रेंड्स हैं
जो यहाँ की चुनावी लड़ाई को तय करते हैं। तो सवाल ये उठता है, इस पूरे इतिहास को देखते हुए जीत और फिर एक असरदार शासन तक पहुंचने का सही रणनीतिक रास्ता क्या हो सकता है? अब हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इसी सवाल का जवाब है ये प्रस्तावित रणनीतिक ढांचा, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जिसका मकसद है वोटरों से उनके असल मुद्दों पर जोड़ना, ना कि सिर्फ एक ही संदेश को बार बार दोहराना। तो इस रणनीति के 4 चेहरे हैं। पहला है विकास का चेहरा, जिसमें सड़क, स्कूल, किसानों की मदद जैसी बातें हैं। दूसरा है सामाजिक न्याय का चेहरा, जो कमजोर समुदायों के अधिकारों की बात करता है। तीसरा है शासन का चेहरा, जो पारदर्शिता और जवाबदेही का वादा करता है। और चौथा डिजिटल आउटरीच, जो खासकर नौजवानों से ऑनलाइन जोड़ने के लिए है। हर चेहरा वोटर की एक खास चिंता को संबोधित करता है। लेकिन कोई भी रणनीति बनाने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी का ईमानदारी से आकलन करना बहुत जरूरी है। यहाँ हम कांग्रेस के लिए देख रहे हैं, ताकत है एक स्थानीय विरासत, पार्टी का कैडर, तो वहीं कमजोरी है पिछली हार और संगठन में कुछ खामियां। बाहर के मौकों को देखें तो सत्ता विरोधी लहर हो सकती है, लेकिन खतरा है बीजेपी के बड़े संसाधन और देश का राजनीतिक माहौल। ये हमें एक यथार्थवादी नजरिया देता है। तो चलिए अब थ्योरी से एक्शन पर आते हैं। एक अच्छी रणनीति कागज पर ही रह जाती है अगर उसे सही समय पर लागू न किया जाए। ये 90 दिन की उल्टी गिनती चुनाव के दिन तक की एक ठोस कार्य योजना है। इस टाइमलाइन का मकसद है धीरे धीरे माहौल बनाना। शुरुआत होती है 90 दिन पहले बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने से, फिर 60 दिन पहले जनता के बीच जाकर संपर्क साधना, 30 दिन पहले अभियान में पूरी ताकत झोंक देना, और आखिर में चुनाव के दिन हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लाना। हर कदम पिछले कदम पर बना है। और हाँ, जब हम डिजिटल कैंपेन और वोटर से संपर्क की बात करते हैं तो एक और बहुत जरूरी मूल्य सामने आता है। आज की राजनीति में वोटर की निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान सबसे ऊपर है। कोई भी संपर्क सहमति पर आधारित होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी के भी पर्सनल डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए हो जिसके लिए वो दिया गया था। ये भारत के डीपीडीपी कानून का भी मूल सिद्धांत है। विश्वास कमाया जाता है, थोपा नहीं जाता। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंचते हैं, जो हमें फिर से उसी मूल संदेश की याद दिलाता है। इस पूरी डेटा ड्रिवन रणनीति का असली मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं है, बल्कि जनसेवा है। तो आखिरी बात क्या है? देखिए, डेटा रास्ता दिखाता है। वो हमें बताता है कि लोग क्या चाहते हैं, कहाँ कमी है, लेकिन डेटा खुद शासन नहीं करता। उस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत नेतृत्व, एक साफ दृष्टि और पूरी प्रतिबद्धता की जरूरत होती है, क्योंकि चुनाव का अंतिम नतीजा जीत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। असली काम तो चुनाव के बाद ही शुरू होता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।